वेलकम बैक टू एडेप्ट बायोलॉजी क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग जो है 12वीं के चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वंशागति के आणविक आधार के बारे में पढ़ने वाले। तो यह जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इसमें सबसे पहले हम लोग वंशागति का मतलब समझते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में वंशागति के बारे में पढ़े थे कि वंशागति भाई क्या होती है। वंशागति एक प्रक्रिया है। ठीक है, वंशागति क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिक लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है वंशागति। और दूसरा शब्द है इसमें क्या? आणविक। आणविक आधार। हम लोग इससे पहले पढ़े हुए हैं कि ये जो वंशागति होती है, ये वंशागति एलील के माध्यम से होती है, गुणसूत्र के माध्यम से होती है। अभी हम लोग यह समझेंगे कि यह जो वंशागति होती है वह आणविक संरचना के आधार पर होती है। तो भाई यहाँ पे हमारा जो दूसरा शब्द है वह क्या है? आणविक। दूसरा शब्द है हमारा आणविक। और आणविक का क्या मतलब होता है? आणविक का मतलब होता है अणु। और अणु क्या होता है? यौगिक का सूक्ष्मतम कण। सूक्ष्मतम कण। तो यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो होता है वह होता है अणु। तो उसी अणु के माध्यम से जो है यह वंशागति होती है। तो भाई ये अणु है क्या? तो यह अणु जो है, यह अणु क्या है? यह अणु है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है ना? तो न्यूक्लिक अम्ल के मदद से क्या होता है, यह जो हमारे आनुवांशिक लक्षण है, ये आनुवांशिक लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो भाई ये न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है? ये जो न्यूक्लिक अम्ल है, ये न्यूक्लिक अम्ल क्या है? केंद्रक अम्ल क्या है? कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में उपस्थित कौन सा पदार्थ है? तरल पदार्थ है। ठीक है ना? अम्लीय पदार्थ है। तरल अम्लीय अम्लीय पदार्थ है। ठीक है, इसी पदार्थ को क्या कहते हैं? हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यह जो न्यूक्लिक एसिड है, इस न्यूक्लिक अम्ल को सबसे पहले फ्रेडरिक मेसर ने, ये वैज्ञानिक है ना, फ्रेडरिक मेसर ने सबसे पहले किस में देखा था? पस सेल में देखा था। पस सेल यानी मवाद कोशिका में देखा था। और इन्होंने ही जो है इस मवाद कोशिका में जो न्यूक्लिक अम्ल को देखा था, इसे क्या नाम दिया था? न्यूक्लीन नाम दिया था। न्यूक्लीन नाम दिया था। ठीक है, और ये न्यूक्लीन क्या था? यही न्यूक्लीन था डीएनए। ठीक है, तो यहां से जो है न्यूक्लिक अम्ल जो है एक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आया। और स्पेशली इसमें क्या होता है? डीएनए हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि ये डीएनए जो है एक आनुवांशिक पदार्थ है कैसे। हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये न्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए ही जो है, डीएनए ही क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ है। हम कैसे कहेंगे इसे? तो इसके लिए जो है एक प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? एक प्रयोग किया गया है। और ये प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? ये प्रयोग किया गया है फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा, है ना? ट्रांसफॉर्मेशन पर किया गया है। तो हम लोग चलिए देखते हैं ये जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, है ना, इनके द्वारा कैसा प्रयोग किया गया है, किस पर प्रयोग किया गया है ना? उससे पहले हम आपको न्यूक्लिक अम्ल के बारे में थोड़ा और बताएंगे। ये जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, है ना, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक अम्ल, ये न्यूक्लिक अम्ल स्पेशली जो बने होते हैं 3 पदार्थों से बने होते हैं।
जिनमें से पहला पदार्थ जो होता है, वह पहला पदार्थ क्या होता है? वह होता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार होता है। दूसरा जो होता है वह होता है फॉस्फेट, और तीसरा जो होता है वह होता है शर्करा। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल में ये तीन मुख्य अवयव होते हैं। अब इस अब इसमें जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, नाइट्रोजन क्षार को दो समूहों में बांटा गया है, जिसमें से एक को कहा जाता है प्यूरीन और दूसरे को कहा जाता है पैरिमिडीन। प्यूरीन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक क्या होता है? जिसमें से एक होता है एडेनिन और दूसरा क्या होता है? ग्वानिन। ठीक उसी प्रकार से पिरिमिडिन तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक को कहा जाता है साइटोसिन, दूसरे को कहा जाता है थायमीन और तीसरे को कहा जाता है यूरेसिल। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के क्या होते हैं? पिरिमिडिन होते हैं। फॉस्फेट जो है फॉस्फोडाइस्टर बंधन के रूप में पाया जाता है, फॉस्फोडाइस्टर बंधन के रूप में होता है। जबकि ये जो शर्करा होते हैं, ये शर्करा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है राइबोज और दूसरा होता है डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज होते हैं। तो ये सभी पदार्थ मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये होता है कि भाई, अच्छा एक और चीज यहां पर, ये जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के हैं। एक है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, जबकि आरएनए जो है ये केवल पादप विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ होता है, जबकि अन्य सभी में यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, तो अब देखिए सवाल ये है कि भाई यह जो डीएनए है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ कैसे? तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसे साबित किसने किया था? कई वैज्ञानिकों ने साबित किया, है ना। कई वैज्ञानिकों ने, जैसे कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो है ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर साबित किया कि क्या है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ। ठीक उसी प्रकार से ओवेरी, मैक्लियोड और मैककार्थी, इन सबने क्या किया था? इन सबने भी देखा कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ का जो प्रयोग है वह सही है। इसके बाद जो है हर्षे और चेस ने भी अपना अपना प्रयोग किया बैक्टीरियोफाज पर, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि डीएनए क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ के प्रयोग को। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपना जो प्रयोग किया था वह चूहा पर प्रयोग किया था, है ना। उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? चूहा पे किया। किसने किया? फ्रेडरिक फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक ना। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस पर प्रयोग किया था? चूहा पर प्रयोग किया था। चूहा पर उन्होंने क्या प्रयोग किया? चूहा पर उन्होंने क्या प्रयोग किया भाई? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग चूहा पर किया, और कौन से जीवाणु का? कौन से जीवाणु पर प्रयोग किया भाई? स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। यह जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, यह न स्तनधारी में क्या करता है? न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है। न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, और ये जो जीवाणु होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में ना दो तरह के स्ट्रेन बनते हैं। एक को कहा जाता है एस स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन, और दूसरा जो होता है वह होता है आर स्ट्रेन यानी रफ स्ट्रेन।
ये जो एस स्ट्रेन होता है ये कैप्सुलेटेड होता है, अर्थात इसके चारों तरफ क्या होता है, एक कैप्सूल के समान संरचना पाई जाती है ना, ये कैप्सुलेटेड होगा, कैप्सुलेटेड। और आर स्ट्रेन जो होता है, रफ स्ट्रेन जो होता है, यह नॉन कैप्सुलेटेड होता है, नॉन कैप्सुलेटेड, अर्थात एस स्ट्रेन के चारों तरफ क्या होता है, एक आवरण होता है, और एस स्ट्रेन क्या होता है, किसी प्रकार के आवरण से घिरा हुआ नहीं होता है, आवरण इसमें क्या होगा, अनुपस्थित होता है। और कैप्सुलेटेड में क्या होता है, चारों तरफ से सुरक्षात्मक आवरण उपस्थित होता है, आवरण उपस्थित। ये जो एस स्ट्रेन होते हैं ना, ये क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि ये जो आर स्ट्रेन है ये रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, रोग उत्पन्न नहीं करते। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि इन ये जो स्ट्रेन है, इन स्ट्रेन को चूहों में प्रविष्ट कराया जाता है। ठीक है, चूहों में इन्हें प्रविष्ट कराया, ये जो एस स्ट्रेन है ये रोग उत्पन्न कराते हैं, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, वायरुलेंट कहा जाता है ना, रोग उत्पन्न करने वाले स्ट्रेन को एक और नाम हम दे सकते हैं, कैसे, वायरुलेंट, वायरुलेंट। और ये जो आर स्ट्रेन है ये रोग उत्पन्न नहीं करते, तो इसे हम लोग कह सकते हैं नॉन वायरुलेंट कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इन्होंने क्या किया, है ना, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया कि रफ स्ट्रेन वाले जो जीवाणु थे उसको क्या किया गया, चूहा में प्रविष्ट करा दिया गया, चूहा में प्रविष्ट कराया दिया गया, और जो स्मूथ स्ट्रेन वाले थे उसे दूसरे चूहे में प्रविष्ट करा दिया गया। तो कुछ समय बाद देखा गया कि जिसमें रफ स्ट्रेन दिया गया था उसमें संक्रमण नहीं हुआ, है ना, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हुआ, और वह चूहा जिंदा रहा। और जिसमें भी वायरुलेंट यानी स्मूथ स्ट्रेन वाले जीवाणु प्रविष्ट कराए गए, वे चूहा क्या होते हैं, रोगग्रस्त होकर के मर जाते, जिससे यह साबित होता है कि क्या साबित होता है भाई, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है ना, डीएनए क्या है, एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, फ्रेडरिक ने इसे तो साबित कर दिया। इसके बाद जो है कुछ दिनों बाद कुछ वैज्ञानिक और आए, भाई कौन से वैज्ञानिक थे, तो वो वैज्ञानिक थे ओटी एवेरी, दूसरा थे सीएम मैक्लियोड, और तीसरे जो वैज्ञानिक थे एम मैकार्टी। ठीक है, ये तीन वैज्ञानिक ने फिर से क्या किया, ग्रिफिथ के प्रयोग को अपने प्रयोगशाला में दोहराया, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने परिणाम को जो है प्रकाशित किया, और इस प्रकार उन्होंने बताया कि जब क्या होता है, कुछ ऐसे रसायन को इनमें मिलाया जाता है ना, जीवाणु के विभिन्न रासायनिक पदार्थ को अलग किया गया, जैसे कि आर स्ट्रेन वाले हो गए, एस स्ट्रेन वाले हो गए, इनके रसायन को जब निकाल करके डिऑक्सी राइबोज में मिलाया जाता है, तो उन्होंने देखा, है ना, कि स्ट्रेन क्या कर रहे हैं, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लियस क्या कर रहा है, नष्ट कर दे रहा है। तो जिसके आधार पर इन्होंने कहा कि भाई ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ। अगर ये डीएनए नष्ट नहीं हो, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस नष्ट नहीं होते हैं, तो ये अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित होते हैं ये रोग, और अगर नष्ट हो जा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं। तो जिसके आधार पर इन्होंने कहा कि हाँ भाई ये डीएनए जो होते हैं, डीएनए क्या है, एक प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ हैं। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए, है ना, दूसरा प्रयोग किया गया ट्रांसडक्शन, पारक्रमण पर, जीवाणु में पारक्रमण कराया गया। और ये किसका प्रयोग था भाई, ये प्रयोग था
एचडी हर्ड से, सॉरी, एडी हर्ड से, एडी हर्ड से तथा एमजे चेज, इन्होंने भी क्या किया, प्रयोग किया किस संबंध में, कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया, तो इन्होंने प्रयोग किया जीवाणु भोजी पर। जीवाणु भोजी बोले तो बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। और इन्होंने भी साबित किया कि ये जो डीएनए होते हैं, ये डीएनए क्या होते हैं, एक प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। हर्षे और चेस ने क्या किया, अपने प्रयोग में रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का प्रयोग किया। कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट भाई, तो इन्होंने जो है अपने प्रयोग में S35, S35 तथा P32 है ना का प्रयोग किया। ये जो S35 सल्फर के और P32 जो है, ये फास्फोरस के क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली ये टूटते हैं और टूट करके क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज इमिट्स करते हैं। तो इनकी उपस्थिति में बैक्टीरियोफाज को जो है वृद्धि कराया गया। ठीक है, इनकी उपस्थिति में बैक्टीरियोफाज को वृद्धि कराया गया, है ना। और फिर इसके बाद जो है इकोलाई जीवाणु पर, है ना, इनका जब गुणन कराया गया, तब गुणन में देखा गया कि भाई डीएनए जो है यह अनुवांशिक पदार्थ है। तो भाई क्या क्या देखा गया, चलिए उसे हम लोग जो है डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है बैक्टीरियोफाज की संरचना को समझते हैं। तो भाई ये क्या है, ये है जीवाणु भोजी, या इसी को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियो बैक्टीरियोफाज कहते हैं। ठीक है, तो यह जो बैक्टीरियोफाज है, इस बैक्टीरियोफाज में सबसे ऊपर जो ये हमें संरचना दिख रही है, ये पूरा का पूरा क्या है, इसका हेड है। ठीक है, ये इसका हेड है। और ये जो हेड हमें दिख रहा है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है डीएनए। और ये बाहर जो हिस्सा हमें दिख रहा है, ये इसका होता है प्रोटीन। तो इसे हम लोग जो है थोड़ा और क्लियर करके समझते हैं। इसकी संरचना ना कुछ इस तरह की होती है, हेक्सागोनल, इस तरीके से। और ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। देखिए, तो इसमें इसके अंदर क्या है भाई, ये है इसका डीएनए, ये इसका डीएनए है। और ये बाहर वाला जो हिस्सा है ना, ये होता है प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन। और इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैप्सिड। प्रोटीन का एक आवरण है बाहर से, जिसको कैप्सिड कहा जाता है। इसके बाद यहां पर ये वाला जिसका हिस्सा है, ये इसका कहलाता है कॉलर। ये वाला जो पार्ट है, इसको कहा जाता है सीध, प्रोटीन का ही बना होता है, इसको सीध कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो नलिकाकार खोखला संरचना होता है, उसको कहा जाता है कोड। ये वाला पार्ट क्या होता है, इसका बेस होता है। ठीक है, और ये जो है, ये पैरनुमा जो संरचना है इसकी, इसको कहते हैं टेल फाइबर। टेल फाइबर जिसकी मदद से यह थोड़ा बहुत लोकोमोशन कर पाता है। तो ये संरचना होती है एक जीवाणु भोजी की, है ना। और यह जैसा कि क्या है, ये जीवाणु भोजी है क्या, हम लोग इसकी संरचना तो पढ़ लिए, जीवाणु भोजी है क्या। ये जीवाणु भोजी जो है एक प्रकार के विषाणु होते हैं। ठीक ना, जीवाणु भोजी क्या है, एक प्रकार के विषाणु है। विषाणु जो जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं, आक्रमण करते हैं, है ना। तो उसको क्या कहते हैं,
उसको कहते हैं जीवाणु भोजी। ठीक है, अब ये जो जीवाणु भोजी हैं, ये जीवाणु भोजी को ही क्या किया गया है, हर्शे और चेस के द्वारा जो है ई कोलाई जीवाणु पर क्या कराया गया, डेवलप कराया गया है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर हर्शे और चेस ने किस प्रकार से इसे बैक्टीरियोफाज, इस बैक्टीरियोफाज को जो है जीवाणु कोशिका यानी ई कोलाई जीवाणु पर वृद्धि कराया। चलिए देखते हैं। तो हर्शे और चेस ने सबसे पहले क्या किया, ये जो बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, ये दोनों बैक्टीरियोफाज जो हैं, इन दोनों बैक्टीरियोफाज को क्या किया गया है, S35 और P32, है ना, इसकी उपस्थिति में क्या किया, वृद्धि कराया। किसके अंदर, तो ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई जीवाणु के अंदर जो है इसे डेवलप करवाया। तो हम जानते हैं कि यह जो बैक्टीरियोफाज है, ये हमेशा और हमेशा किसी दूसरे जीवाणु के ऊपर ही गुणन कर सकता है, मल्टीप्लीकेशन कर सकता है। तो इसे क्या किया गया, दोनों को अलग अलग माध्यम में जो है इसे वृद्धि कराया गया। तो इसमें होता क्या है कि यह जो बैक्टीरियोफाज है अपने डीएनए को केवल और केवल अपने डीएनए को कहां भेजता है, इस कोशिका के अंदर भेजता है। और इसका जो बाहर का जो इतना सा पोर्शन होता है, ये पार्ट इसका कहां रह जाता है, बाहर ही रह जाता है। तो ये जो S35 है ना, ये S35 डीएनए से किसी प्रकार से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि फास्फोरस जो है, ये फास्फोरस क्या करता है, S35 से अभिक्रिया करता है। तो यह S35 क्या किया, S35 जो बैक्टीरियोफाज के कैप्सिड के साथ रिएक्शन कर लिया और बाहर ही रह गया। और इसके अंदर जो आया, इसका केवल और केवल डीएनए आया, जिसमें S35 नहीं है। जबकि इधर क्या हुआ, P32 जो है, P32 जो है यह डीएनए के साथ रिएक्शन कर लेता और डीएनए के साथ साथ किसमें चलाया, इस इकोलाई जीवाणु के अंदर चलाया। इसके बाद फिर क्या किया गया, इसके बाद जो है फिर देखा गया कि इससे जब नया बैक्टीरिया डेवलप होता है, बैक्टीरियोफाज जब डेवलप करता है ना, और इस बैक्टीरियोफाज को सेंट्रीफ्यूगेशन करके अलग कर लिया गया। अलग करके देखा गया जो, तो इसमें पाया गया, इसके बाद फिर इसके सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा जब इसके कैप्सिड को अलग किया गया, तो देखा गया कि कैप्सिड में S35 है और इसके कैप्सिड में P32 नहीं है। और यहां से अब जब नया बैक्टीरियोफाज प्राप्त होता है और उसका संक्रमण जब आगे कराया जाता है, तो देखा जाता है कि अगली पीढ़ी में भी क्या होता है कि वह P32 उपस्थित होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह जो डीएनए है ना, ये डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने कहा कि डीएनए क्या होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए ऐसे वीडियोस के लिए। हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। तो कल हम लोग इसके अलावे हम लोग जानेंगे डीएनए की संरचना को, आरएनए की संरचना को। डीएनए जो है ना, इसकी संरचना किस तरह की होती है, आरएनए की क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या काम करते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।